हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर भारतीय शासन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर उन सभी को न्यायिक सक्रियता पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब तक प्रीवियस वीडियो में हमने आप सभी के लिए न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता की क्या परिभाषा है, न्यायिक सक्रियता की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, न्यायिक सक्रियता का क्या इतिहास है और न्यायिक सक्रियता के विभिन्न लिए गए जो फैसले हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो न्यायिक सक्रियता की आलोचना को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पेपर में न्यायिक सक्रियता की आलोचना ही पूछी जाती है और मैंने इस वीडियो को उसमें कंबाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता और वो वैसे ही 20 मिनट से ऊपर की वीडियो है जिसमें कंप्लीट वे में आपको बताया गया है। ये पीडीएफ भी आप सभी के लिए कई पेजेस का है, 5 पेजेस का लगभग ये पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो न्यायिक सक्रियता, डायरेक्टली हम पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पर न्यायिक सक्रियता की हम कमी बताएंगे। न्यायिक सक्रियता जिसमें हमने देखा था कि जब न्यायालय खुद एक स्वयंसेवी संगठन की तरह कार्य करने लगती है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने को आती है, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, ऐसे में हम इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता स्टूडेंट्स, न्यायिक सक्रियता को लेकर 2 दलीलें दी जाती है। सबसे पहली दलील ये कि भाई न्यायिक सक्रियता जो है वो एक अच्छी चीज़ है। न्यायिक सक्रियता से गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग या ऐसे लोग जो ये सोचकर किसी भी व्यक्ति से कमज़ोरी से या आसानी से हार मान लेते थे कि नहीं भाई, न्याय पाना मेरे बस की बात नहीं है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते मेरे चप्पल घिस जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि मेरी जो जमा पूंजी है वो भी खर्च हो जाएगी। परंतु न्यायिक सक्रियता के आने से ऐसे लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। वो लोग जो सामाजिक दबे कुचले वर्ग के हैं वो भी न्याय ले पा रहे हैं, क्योंकि न्याय सक्रियता इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। न्यायिक सक्रियता के अंदर जो जनहित याचिकाएं होती हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो खुद विक्टिम हो जिसके साथ वो घटना घटी हो, चाहे उसके परिवार का कोई हो, कोई समाज का कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति न्यायिक सक्रियता के लिए आवेदन कर सकता है। और न्यायिक सक्रियता अगर लोगों के लिए लाभदायक होगी, वो मुद्दा लोगों के लिए लाभदायक होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है या जो उच्च न्यायालय, दोनों के दोनों पक्का उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपनी न्यायिक सक्रियता की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं ये अगेंस्ट में कैसे है। तो अगेंस्ट में इस तरीके से है कि बहुत सारे ऑलरेडी केस जो है वो पेंडिंग में है। बहुत सारे केस ऐसे हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग में है, जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। और न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायालय आज के समय में क्या कर रही है, और नए नए मामलों की सुनवाई कर रही है। तो ऐसी स्थिति में पहले से ही केस पेंडिंग में और नए नए केस और ले लिए, तो पहले वाले पेंडिंग में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी है, तो ध्यान रखना है। आज हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, न्यायालय विधानमंडल और प्रशासन का कार्य नहीं कर सकती। पहली हेडिंग आपको ये बनानी है और इंग्लिश में लिखना है, द कोर्ट कैन नॉट प्ले रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी लेजिस्लेचर का मतलब विधानमंडल या विधानसभा, ना तो इसका कार्य कर सकती है, सबसे पहली बात, और दूसरा ना ही एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का। कोर्ट का काम सिंपल सा है कि भाई वो लोगों को न्याय प्रदान करेगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी, लोगों के बीच में सामंजस्य बनाए रखेगी, ये कुछ काम है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि जो न्यायालय है वो अपनी धीमी गति को छोड़कर तेजी से फैसले लेने लगती है और ऐसे फैसले लेती है जो साथ ही साथ जो प्रशासन के अन्य अधिकारी हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। जैसे कई बारी जब हमारी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारी कोई विधायिका कोई कानून बनाती है और वो कानून जनता के अधिकारों से या ज़्यादातर जनता को वायलेट कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकार के ऊपर हम देखते हैं न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती है, या उस कानून के ऊपर न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती है जो कि सरकार ने बनाया है। लेकिन वो जो अधिकार है या जो भी नया कानून बनाया गया है वो कानून
संविधान की धाराओं के विरुद्ध है तो उस पर रोक लगा देती है। तो नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बात कही जाती है कि कोर्ट का काम न्याय स्थापित करना है, ना कि विधायिका कार्यपालिका। इनके बीच में सबकी भूमिका अलग अलग है, एक का काम दूसरा नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है कि तीनों राजनीतिक व्यवस्था के स्तंभ है और न्यायपालिका का काम सबसे ज़्यादा विशेष है, वो कानून की व्याख्या करेगी। भले ही कानून अगर संविधान के खिलाफ है तो अपनी राय प्रस्तुत कर सके, वो ये कह सके सरकार को ये चीज़ गलत है, इसके अंदर परिवर्तन कर दो, परंतु न्यायालय का ये काम नहीं कि वो विधानमंडल का कार्य करे। विधानमंडल का कार्य हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान में संशोधन और संविधान के अंदर कानून सिर्फ और सिर्फ विधायिका यानी संसद ही कर सकती है। अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो उस कानून के ऊपर रोक ना लगाकर उस पर क्या परिवर्तन करना चाहिए, ऐसे सलाह देनी चाहिए ताकि उस कानून को जनता के हित के लिए लागू किया जा सके। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई विधायिका के अंतर्गत जो विधायिका है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कानून नहीं, बल्कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, कानून आज के हालात, आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। कई कानून ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करती है और इसके बाद में जब निर्णय आपस में लेते हैं वो, और उसके बाद ही वो कानून बन पाता है। परंतु न्यायपालिका कई बारी क्या करती है, अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण, संविधान में लिखी हुई उन बातों के कारण ही कई बारी सरकार के उन कानूनों को, उन दावों को खारिज कर देती है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार कार्यपालिका प्रशासन का काम न्यायपालिका यानी कार्यपालिका या प्रशासन का जो कार्य है वो न्यायपालिका नहीं कर सकती और ना ही उसे करना चाहिए, क्योंकि उसका काम क्या है, न्याय स्थापित करना। और न्याय समय से स्थापित ना होने की वजह से ही लोगों को आज क्या है, बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। नागरिकों के लिए रोज़मर्रा में ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे स्वच्छता, शिक्षा, आवास, खाद्य पदार्थ। इन सब के विषय में न्यायालय का कार्य नहीं है कानून बनाए। न्यायालय का कार्य सिर्फ इतना है कि वो ये देखे कि जनता के अधिकारों के प्रति सचेतना हो रही है या नहीं हो रही, कहीं जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सिंपली आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यायालय कई बार आपने देखा है गंदी बस्तियों को रिसेटल करना, यहाँ से कहीं और करना, इसके अलावा उद्योगों को स्थानांतरित करना, ये सब न्यायालय का क्या ताल्लुक है, ये तो प्रशासन का कार्य है। तो न्यायालय को ऐसे विषयों पर फैसले नहीं लेने चाहिए और साथ ही साथ में अपने ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि न्याय को प्रोत्साहन मिले। 10 दिसंबर 2007 को उच्चतम न्यायालय की एक खंडीय पीठ मतलब बेंच, जब कई न्यायाधीश एक साथ बैठते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं 1 3 5 7 यानी ऐसे नंबर के रूप में न्यायाधीश बैठते हैं जिसमें फैसले लेना आसान हो। उसमें ये सवाल उठाए कि न्यायिक सक्रियता पर सवाल उठाए और जजों ने ये आपस में खुद ही 2007 में बात कही कि हर एक जज को संयम रखना होगा। संविधान में हर एक शक्ति का विभाजन किया गया है, विधायिका के लिए अलग, न्यायपालिका के अलग, कार्यपालिका के अलग। अगर न्यायपालिका सबके कार्यों में इंटरफेयर करेगी, हस्तक्षेप करेगी या फिर हर किसी कानून को उल्लंघन करने की बात या असंवैधानिक घोषित कर देगी तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा, समाज विकास के मार्ग पे आगे कैसे चलेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है न्यायपालिका अपरिवर्तनीय फैसले देकर अपनी प्रतिष्ठा को घटा रही है। अपरिवर्तनीय फैसले का मतलब होता है जिसपे कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहीं पर ही देख रहे सकते हैं हम यहाँ पर कि जब भी कोई उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय कोई फैसले देती है तो उसका सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। सम्मान उसका इस वजह से भी होता है क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी अदालत है और संविधान की रक्षा करने का कार्य अगर हम देखें तो वो सर्वोच्च न्यायालय का ही है। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जब अपने फैसले देती है तो वो कई बारी अपने फैसलों के अंदर ज़्यादा दबाव कार्यपालिका के ऊपर डाल देती है कि आपको ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों के बीच में कई बारी फैसलों को लेकर टकराव भी हो जाता है, ये टकराव भी संभव है। इससे न्यायपालिका की जो प्रतिष्ठा है, न्यायपालिका की जो आदर सम्मान है वो घटने का कार्य हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया कि जो है गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्र में चल रहे लघु उद्योग को स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी इंडस्ट्रीज को एक जगह से स्थानांतरित करके दूसरी जगह कर दिया जाए। इसका 2 कारण था। सबसे पहली बात तो कि ये पोल्यूशन करते हैं और दूसरी बात क्या है कि ये
गैर मान्यता प्राप्त है, इनको मान्यता नहीं मिली और मान्यता ना मिलने की वजह से जो है गैर कानूनी कार्य भी होते हैं। तो इस फैसले लेने में काफ़ी ज़्यादा उसको कठिनाई आई, क्योंकि जहाँ पर जिन लोगों को रोज़गार मिल रहा था उसके थ्रू, अब वो जब जिन स्थानों पे स्थानांतरित हो गई वहाँ पर वो लोग नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कई लोगों के यहाँ पर छोटे छोटे अपने खुद के मकान थे जहाँ पर वो किराए के रूम में रह रहे थे, यहाँ पर उनका बचपन था। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर वही रोज़गार मिले, वहाँ पर वही लोगों को आवास मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं था। या यहाँ पर पानी की जैसी सुविधाएं वहाँ पर पानी की सुविधा उनको ऐसी मिल जाए, बिजली की या अन्य सुविधाएं जो सुविधाएं मिल जाए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और इस तरीके से हम देख सकते हैं हज़ारों जो है मजदूरों के लिए हज़ारों एकड़ भूमि आवंटित करना, उस पर कार्य करना, जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए है वही फैसिलिटीज़ आप उस तरीके से वहाँ पर यूज़ कर पाओ, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। अब यहाँ पर एक बात ये होगी कि अब जब फैक्ट्री को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहीं और भेज दिया गया, तो बहुत सारे श्रमिक ऐसे थे जिन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा और बेरोज़गारी की वजह से बहुत तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस मामले के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है। इसके अलावा शहरों व ग्रामीण इलाकों में निरंतर सफाई अभियान चल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय की आदेश दे कि दिल्ली हैदराबाद जैसों को मच्छर रहित बना दिया जाए। यानी ऐसा इस तरीक़ों से प्लान करके इसको बनाया है ताकि यहाँ पर बीमारियाँ कम फैले। जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो न्यायालय के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ हम देखेंगे, विवादों का निपटारा में विलम्ब हो रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि दूसरे फैसले लेने के लिए सामने आ रही है, तो जो खुद उसके जैसे फॉर एग्जांपल आज वैसे भगवान ना करे आपको कभी कोर्ट जाना पड़ेगा, कभी आप कोर्ट जाओगे तो वहाँ देखोगे आज आपको कोई तारीख मिली है तो वो तारीख अगले महीने में मिलेगी। अगले महीने तक अगर आपका दोष साबित हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों को कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप बेकसूर भी हो तब भी आपको कस्टडी में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ऐसे विवादों को निपटारा करने में बहुत विलम्ब हो रहा है और विलम्ब होने की वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जनहित याचिकाओं की वजह से बेफिजूल की मुकदमेबाजी भी बढ़ी है और जिससे जो न्यायालय है उसका कार्यभार बढ़ गया है। जनसाधारण विवादों को निपटारा में बहुत विलम्ब हो रहा है, जो मामले पहले से ही चल रहा है उनमें विलम्ब हो रहा है। जैसे उच्चतम न्यायालय ने विवाह, विरासत, व्यापार, परिवार संपत्ति, भूमि, कृषि, है ना, और हत्या, इन सब केस को देखें हम, बहुत सारे केस ऐसे हैं जो लगातार काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। तो नाउ यहाँ पर न्यायपालिका का ये भी दावा हमें देखने को मिलता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका काम लोगों के बीच में न्याय स्थापित करना है, बल्कि ये नहीं उसका काम कि लोगों के वे आंसू पोंछना है तो वो जनहित याचिकाओं को, मुकदमेबाजी को बढ़ावा दे। आज किसी एक व्यक्ति की अगर मुकदमेबाजी अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको देखकर 4 लोग और करते हैं, इससे बेफिजूल का काम बढ़ रहा है कोर्ट का। तो एक प्रॉब्लम ये भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बेसहारा स्थित स्त्रियाँ है ना, जिन्हें वर्षों तक उनके पति ने छोड़ दिया है और आज वो क्या है, क्या कहते हैं, निर्वाहत भत्ते के लिए वो डिमांड कर रही है। ऐसे मामलों में निपटारा बहुत ही ज़्यादा विलम्ब हो रहा है और ये सब अगर हम देखें तो ये हमारी जो जुडिशरी सिस्टम की एक तो बहुत ज़्यादा हार भी कह सकते हैं हम, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो आज के समय में हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, सबका काम अपना अपना है तो सबको अपना अपना काम करना चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका रहे, चाहे वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय रहे, चाहे वो हमारी कार्यपालिका रहे, चाहे वो अपनी विधायिका रहे। तो होपफुली आज इस वीडियो से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई क्यों हमें न्यायिक सक्रियता को आलोचना करना चाहिए इसकी, ये गलत है और पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर अच्छे से लिख पाए। ये आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम अपनी आईडीज़ का, जहाँ पर 800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप उसी पे जुड़े। और साथ ही साथ आप हमें अपनी कोई भी क्वेरी शेयर करना चाहते हैं तो पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और सोल सॉल्यूशन के पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।